हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाओ साइंस। तो आज इस पार्ट में हम बेसिकली करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरिन्स प्लस बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक होंगे, ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरिन्स, ठीक है। तो इसमें बेसिकली दो क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो हेलोरिन्स है और हेलोरिकेन्स है, इस दोनों में कौन ज्यादा लेस रिएक्टिव है, ठीक है, और क्यों है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो हेलोरिन्स है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है उसके टुवर्ड्स लेस रिएक्टिव क्यों है, मतलब क्यों नहीं ये जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट हमारे पास हेलोरिन्स क्यों लेस रिएक्टिव है, ठीक है, देन हेलोरिकेन्स है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो है इसको एक्सप्लेन करना फर्स्ट पॉइंट से, वो है फर्स्ट है रेजोनेंस इफेक्ट। आपने रेजोनेंस तो पढ़ी होगी, ठीक है, मतलब डीलोकलाइजेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। हम हेलोरिन्स का कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं। ये मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे इसके ये मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर दिए क्लोरीन के। अब इसके 7 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं यहाँ पे, जैसे क्लोरीन यहाँ पे 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। तो वैलेंस कितने हो गए हमारे पास, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 4 6 और ये यहाँ पे एक 7 हो गए, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इस बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएंगे तो इन दो ये वाले इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। तो उसको रिपल्शन कम करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कॉर्नर पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा ये। अब इस पोजीशन से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, तो यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज, ठीक है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए तो यहाँ पे आ जाएगा पार्शियली डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कॉर्नर्स पे आ गया, ये एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो है बॉन्ड क्या हो गया, अब डबल बॉन्ड था। पहले क्या था हमारे पास, सिंगल बॉन्ड था। ये मान लो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है, ये थर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे सेंटर पे, और ये वाले जो है कॉर्नर पे आ जाएंगे, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे इसलिए। ये यहाँ पे आ गए इलेक्ट्रॉन, ये वाले, ठीक है, और ये वाले इलेक्ट्रॉन कॉर्नर पे आ गए, और ये ऐसे। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कॉर्नर पे है ये आ जाएंगे सेंटर पे ऐसे, और जो सेंटर वाले यहाँ पे आ जाएंगे कॉर्नर पे। ये हमारा हो गया फोर्थ स्ट्रक्चर। ये आ गया यहाँ पे कॉर्नर पे, और ये आ गया हमारे सेंटर पे, ठीक है। ये हमारा हो गया फिफ्थ स्ट्रक्चर। तो बेसिकली आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो डबल बॉन्ड है वो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्ट्रक्चर में आया। तो इस हेलोरिन्स के रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या आ गया, डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो हमें पता है कि जो डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए ज्यादा डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। इसको बहुत ही कम चाहिए होती है सिंगल को, इसको थोड़ी सी इंटरमीडिएट दोनों के बीच में चाहिए होती है। तो अगर हम बात करें सिंगल और डबल की, तो ज्यादा एनर्जी किसको चाहिए ब्रेक होने के लिए, डबल बॉन्ड को, ठीक है। अगर हमने इस स्ट्रक्चर मतलब ये हमारा जो स्ट्रक्चर है इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। ज्यादा एनर्जी होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी वो जल्दी नहीं हो पाएंगी। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या होता है कि यहाँ पे रिप्लेस सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए ना, तो इसकी जितनी जल्दी से निकलेगा तब भी उतनी जल्दी से क्या होगा, हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएंगे, ठीक है। बट डबल बॉन्ड की वजह से होने के कारण क्या है कि ये जल्दी टूट नहीं रहा, जितनी जल्दी टूटेगा नहीं उतनी जल्दी निकलेगा नहीं, तो उतनी जल्दी क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है इसका, इसलिए क्या है कि डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या है, जो हेलोरिन्स है वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, या लेस रिएक्टिव है देन हेलोरिकेन्स से, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास फैक्टर आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन पे।
हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन सी बॉन्ड एक्स बॉन्ड। ठीक है, अब जो हमें पता है कि जब हम जैसे हमारे पास ये है, जैसे हैलोजन है, एक ये हमारे पास, एक है जैसे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड X, ये हमारा एल्काइल हाइड्रोजन दैट इज हमारा क्या है, हैलोजन है, ये हमारा क्या है, एराइल है, दैट इज हैलोजन है। ठीक है, अब ये जो कार्बन है बेंजीन पे है, ठीक है, ये बेंजाइल कार्बन है, तो बेंजाइल कार्बन क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है, ये वाला कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है हमारा। ठीक है, और ये वाला कार्बन क्या हमारा सिंगल बॉन्ड है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अब क्या हमें ये भी पता है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इन दोनों में s कैरेक्टर किसमें ज्यादा होता है, हमारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर ज्यादा होता है। ठीक है, और s कैरेक्टर sp वाले केस में ज्यादा देखने को मिलता है 50-50। ठीक है, तो हमें पता है कि जितना ज्यादा s कैरेक्टर होता है, ठीक है, किसी भी एटम का, उस वो क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसलिए ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, एराइल हाइड के केस में वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा देन एल्काइल हाइड के कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के। ठीक है, टुवर्ड्स। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हमारा क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, इसकी वजह से अब ये क्या होगा कि अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा कार्बन एटम है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो वो क्या करेगा, टाइटली पुल करके रखेगा अपने पास, क्योंकि हमें पता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या होता है, अपने टुवर्ड्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करके रखता है, उसको चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन ने क्या है, अपने मतलब अपनी तरफ क्या पुल करके रखने टाइटली। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज्यादा है पुल है, ठीक है, तो ये जो लेंथ होगी सी और एक्स है, इन राइट लेग के केस में वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर इस केस की बात करें, ये वाला कार्बन इस एक्स के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब इसमें लेस एस कैरेक्टर है। ठीक है, लेस एस कैरेक्टर की होना चाहिए, ये क्या है, हमारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम है। ठीक है, तो ये क्या है, लूजली बाउंडेड होगी इसके पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो इन दोनों में जो लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ, वो क्या होगी, हमारे पास शॉर्ट तो होगी नहीं, ठीक है, लेंथनिंग होगी, ठीक है, ज्यादा होगी, तो ये वीक बॉन्ड हो जाएगा, जल्दी से टूट सकता है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो शॉर्ट बॉन्ड लेंथ को तोड़ने के लिए हमें क्या ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या ये लेस रिएक्टिव हो गया फिर दोबारा, और ये क्या हो गया, मोर रिएक्टिव हो गया। ठीक है, हमारे पास जो थर्ड फैक्टर आता है वो है हमारे पास पोलैरिटी, पोलैरिटी ऑफ सी बॉन्ड एक्स। ठीक है, अब ये केस इसी से देख लेते हैं, जैसे हमारे पास सी बॉन्ड एक्स इसमें एराइल हाइड में, ठीक है, ये हमारे पास एल्काइल हाइड में है। ठीक है, इसमें पोलैरिटी क्या, पोलैरिटी हमने पीछे पढ़ा था क्या कि सी बॉन्ड एक्स में पोलैरिटी यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होता था, डेल्टा नेगेटिव होता था। डेल्टा नेगेटिव क्यों होता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन कार्बन से इस बॉन्ड से क्या है, पुल करनी शुरू कर दिए, तो पार्शियल नेगेटिव हो गया। ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन क्या लूज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए डेल्टा पॉजिटिव आ गया, तो मतलब पोलैरिटी आ गई थी यहाँ पे, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 चार्जेस आ गए थे। ठीक है, अगर पोलैरिटी होती है किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में, तो उसकी कुछ डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है। ठीक है, अगर पोलैरिटी होगी तो डायपोल मोमेंट होगी, डायपोल मोमेंट होगी तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा ना। ठीक है, तो इस केस में क्या हमने यहाँ पे देखा है, एराइल करके मैंने अभी बताया कि ये जो कार्बन है ये क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसने क्या अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुल करके रखने टाइटली। ठीक है, तो ये जल्दी रिलीज नहीं करेगा इस हैलोजन एटम को। ठीक है, तो जितनी जल्दी ये रिलीज नहीं करेगा तो पोलैरिटी नहीं आएगी, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आएगा डेल्टा पोलैरिटी, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पोलैरिटी नहीं आई तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी नहीं कुछ आ रही है, तो अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी नहीं आई तो हमारे पास क्या है, ये क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अगर इस केस की बात करें, ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से क्या होगा कि इसने इलेक्ट्रॉन क्या है, लूजली बाउंड करके रखे होंगे, तो ये क्या है, इजीली क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स हैलोजन एटम को। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, तो ज्यादा पोलैरिटी आ गई, तो पोलैरिटी की वजह से डायपोल मोमेंट आ गई, तो डायपोल मोमेंट से क्या हो गया, ये ज्यादा रिएक्टिव हो गया। ठीक है, हमारे पास जो फोर्थ हमारे पास पॉइंट आता है वो हमारे पास है इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कटायन। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर मैं केस देखूं फिनाइल का टाइम का, तो यहाँ पे ऐसे कुछ बनेगा, जैसे मैं जनरली ले रहा हूं, ये हमारे पास फिनाइल है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे कटाइन है तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव, कटाइन पॉजिटिव होता तो यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये क्या है, हमारे पास अनस्टेबल स्पीसीज है, ठीक है, ये रेजोनेंस से स्टेबल नहीं हो सकती, मतलब रेजोनेंस का मतलब क्या है कि इसमें जो ये पॉजिटिव चार्ज है खत्म नहीं होगा, ठीक है, इसको न्यूट्रलाइज कोई नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे हम SN1 के केस में किया था कि हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन था, ठीक है, उसमें उस कार्बन के पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज, और उस कार्बन के साथ क्या था, हमारे पास 3 एल्काइल ग्रुप थे जो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे थे उसको, और पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे थे, डिस्पर्स कर रहे थे, इसलिए टर्शियरी कार्बोकेटाइन क्या था, हमारे पास ज्यादा स्टेबल था, ठीक है, देन प्राइमरी और सेकेंडरी से। इस केस में तो कोई भी हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप तो नहीं है जो इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दे, ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ पे क्या पाई इलेक्ट्रॉन से रेजोनेंस हो सकती है, बट यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं हो पा रही, ठीक है, इसलिए ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है, SN1 मैकेनिज्म वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर SN1 मैकेनिज्म नहीं हुआ तो मतलब ये सिंपल रिएक्शन नहीं दे रहा, मतलब इसलिए लेस रिएक्टिव है, ठीक है। हमारे पास जो 5th पॉइंट आता है वो है रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एंड इलेक्ट्रॉन रिच एरिन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो इनमें क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, जिसको हम बेंजीन कहते हैं, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। दूसरा केस आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जैसे हम जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन गए, हमने पढ़े थे पीछे न्यूक्लियोफाइल, उनके पास क्या है, वो क्या थे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज थे, ठीक है। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आता है, ठीक है, बेंजीन रिंग के पास आता है, ठीक है, टुवर्ड्स आता है, अप्रोच होता है, तो उससे क्या होगा कि वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इससे क्या होगा, रिपल्शन होनी शुरू हो जाएगी। अगर रिपल्शन हो जाएगी तो क्या होगा, फिर रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसलिए हैलोजेन्स के केस में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो क्या है, इजीली नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें क्या हो, दोनों में रिपल्शन होती है, ठीक है, हो तो सकती है, बट कुछ कंडीशंस है जिसपे क्या हो सकती है, हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है इन केस ऑफ हैलोजेन्स, वो हम पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो हैलोजेन्स है कितने टाइप्स की रिएक्शन देते हैं, वो बेसिकली 4 टाइप्स की रिएक्शन देते हैं। वो फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तीसरा हमारे पास रिडक्शन, एंड फोर्थ हमारे पास है रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। बेसिकली हम फर्स्ट बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो फर्स्ट हम बात करेंगे रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल से ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज OH, ठीक है, मतलब जो बेंजीन के साथ हाइड्रोजन एटम है उसकी रिप्लेसमेंट कर देनी है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। जब होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, जैसे ऐसे बनेगा ना, ये हमारे पास क्लोरीन, इसकी रिप्लेसमेंट होगी OH के साथ, तो हमारे पास इसका नाम क्या होता है, फिनोल होता है, तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, फिनोल होगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डोज प्रोसेस, ठीक है, डोज प्रोसेस। ये बेसिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें हैलोअरीन से बेसिकली कैसे फॉर्म करना है फिनोल, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे देखिए, इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर जो हैलोरीन है उसको हमने हीट करना है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, एट टेम्परेचर 623 केल्विन एट 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो ऑटोमेटिकली हमारा हैलोरीन जो है वो फिनोल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, हैलोरीन है, ठीक है, उसको हमने ट्रीट किया एक्वस NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, टेम्परेचर 623 केल्विन और कंडीशन है प्रेशर की 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमारे पास ये बेसिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो बनेगा हमारे पास, पहले बनेगा हमारे पास सोडियम फेनोक्साइड, ये हमारा सोडियम फेनोक्साइड है, ठीक है, प्लस उसकी हमने एसिडिफिकेशन की, एसिड मिटाया, डिल्यूट HCl, और हमारे पास NaCl निकल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसमें H इसके साथ आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फिनोल, ठीक है। सो क्लोरोबेंजीन
is directly converted to phenol with डोस प्रोसेस, बाय डोस प्रोसेस के साथ, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है कि अगर रिप्लेसमेंट होती है हमारे पास बाय अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप दैट इज NH2 ग्रुप, उसके साथ रिप्लेसमेंट होती है, ठीक है, हमारे हेलोजन एटम की। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है हमारे पास, इसका नाम क्या होता है, एनिलीन होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, इस केस में एनिलीन बनेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि सिंपल अराइल लाइट दैट इज एलोरीन को हमने हीट करना है लिक्विड अमोनिया में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, ये हमारा कैटलिस्ट होगा एट टेंपरेचर 475 केल्विन, ठीक है, और प्रेशर की कंडीशन होगी 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारा जो हेलोरीन है डायरेक्टली हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीन में, ठीक है। तो ये क्लोरोबेंजीन है हमारे पास, प्लस हमने डाल दिया यहाँ पे लिक्विड अमोनिया NH3, और इन इसको दोनों को ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, ये हमारा कैटलिस्ट हो गया। टेम्परेचर हमारा है 475 केल्विन और प्रेशर की कंडीशन है 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो हमारे पास बन जाएगा एनिलीन प्लस हमारे पास बन जाएगा Cu2Cl2 प्लस हमारा वाटर निकल जाएगा। इसको बैलेंसिंग कर लोगे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स इसके 2 मॉलिक्यूल्स इसके, तो 2 मॉलिक्यूल्स एनिलीन कर लोगे, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये क्लोरोबेंजीन जो है डायरेक्टली हमारे एनिलीन के में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास है रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप, साइनो ग्रुप डेट इज CN के साथ, ठीक है। अगर हेलोजन एटम की रिप्लेसमेंट होती है तो अब फिर वो राइडोलाइट को हमने हीट करना है क्यूप्रस साइनाइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पिरियडिन या DMF ले सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास जो हेलोजन एटम होगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली रिप्लेसमेंट हो जाएगी साइनो ग्रुप के साथ, तो हमारे पास साइनो बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन ये हमारा ब्रोमोबेंजीन है, ठीक, क्लोरोबेंजीन कुछ भी ले सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन प्लस इसमें मैंने इसको ट्रीट करना है क्यूप्रस साइनाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पिरियडिन, ठीक है, या DMF भी ले सकते हो, और टेम्परेचर वही 475 केल्विन पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइनोबेंजीन, ये बन गया, प्लस हमारे पास CuBr निकल। अभी हमने ये साइनोबेंजीन बनाया था, ठीक है। अब ये जो साइनोबेंजीन है हम इससे क्या यूजफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे हम अगर हम इसमें डिल्यूट HCl डाल दें, ठीक है, तो हम इसमें क्या एसिड बना सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल दें तो हम इसमें अमाइड बना सकते हैं। अगर हम इसमें इसकी रिडक्शन कर देते हैं तो हम इससे क्या बना सकते हैं, अमाइन बना सकते हैं। सेम जैसे हमने हेलोजन के केस में किया था, हमारे पास एल्काइल साइनाइड बना था, उसको हमने ट्रीट किया था, जब कॉन्सेंट्रेटेड HCl से ट्रीट किया था हमारे पास अमाइन बना था, ठीक है। हमने डिल्यूट HCl से किया तो हमारे पास एसिड बना था, एसिटिक एसिड। अगर हमने उसकी रिडक्शन की थी तो हमारे पास अमाइन बना था, सेम, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो सिंपल क्या है हमारे पास, ये हमने साइनोबेंजीन उठाया, ठीक है, तो अगर हम इसको ट्रीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl से, अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड HCl नहीं है तो हम इस एल्केनाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास अमाइड बन जाएगा, ठीक है। तो वो होगा हमारे पास CONH2, ये हमारा बन गया बेंजोअमाइड, ठीक है, हमारा सिंपल अमाइड बन गया, ओके। अब नेक्स्ट है, अगर हमारे पास अगर हम इसको ट्रीट करते हैं डिल्यूट HCl से, ठीक है, अगर हमारे पास डिल्यूट HCl नहीं है तो हम यूज कर सकते हैं NaOH, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारा हो गया सिंपल बेंजोइक एसिड,
ये हमारा बेंजोइक एसिड बन गया। ठीक है, अगर हम इसकी रिडक्शन कर देते हैं तो इसके लिए हमें एक चीज चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवा देते हैं इसकी रिडक्शन। ठीक है, अगर हमारे पास ये भी नहीं है तो हम कह सकते हैं सोडियम और इथाइल अल्कोहल यूज कर सकते हैं, दोनों का मिक्सचर, तब भी हमारी रिडक्शन हो जाएगी। अगर नहीं है तो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अमाइन। CH2NH2, ये हमारा अमाइन बन गया। ठीक है, तो इसका नाम है बेंजाइल अमाइन। ठीक है, इस चीज से क्या है, हमने डिफरेंट क्या कंडीशन लगाई तो हमारे पास क्या यूजफुल प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, अमाइन बन गया, एसिड बन गया, अमाइन बन गया। ठीक है, ये क्या है कि अगर हम इसकी पार्शियली हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास बेंजाइल अमाइड बन जाता है। ठीक है, पार्शियली हाइड्रोलिसिस मतलब सिंपल, तो वाटर हमने थोड़ा सा लेना है। ठीक है, कब लेना है, तभी तो कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड आया ना। ठीक है, तो इसकी अगर हम पार्शियली हाइड्रोलिसिस करते हैं हमारे पास क्या बन जाता है, बेंजो अमाइड बन जाता है। ये हमारी क्या है, पार्शियली हाइड्रोलिसिस है। ठीक है, अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देते हैं मतलब वाटर ज्यादा हो गया तो इसलिए यहाँ पे डिल्यूट वर्ड आया। ठीक है, मतलब कॉन्सेंट्रेट तो आया नहीं है। तो इसका जब हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं हमारे पास बेंजोइक एसिड, सिंपल एसिड बन जाता है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ओके, ये सिंपल इसकी हमने क्या की है, रिडक्शन की है। ठीक है, सिंपल हमने क्या है, हाइड्रोजन ऐड किया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अमाइन बन गया। ठीक है, सो नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल। जैसे हमने हैलोल्केन के केस में किया था कि उनकी रिएक्शन भी मेटल के साथ होती थी तो हमारे पास गिगनार रिएजेंट बनते थे। ठीक है, तो इसमें भी सेम ऐसे ही है। ठीक है, इस केस में देखो, फर्स्ट है रिएक्शन विद मैग्नीशियम। ठीक है, तो हमारे पास जैसे हमने ब्रोमोबेंजीन उठाई, उसको ट्रीट किया मैग्नीशियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। वहां पर भी हमने ड्राई ईथर लिया था तो हमारे पास क्या बना था, गिगनार रिएजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी गिगनार रिएजेंट बनेगा। ये हमारा क्या बन गया, गिगनार रिएजेंट। ठीक है, तो इसका अगर हम नाम लिखना हो तो क्या है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस हमेशा याद रखना, फिनाइल क्या होता है, ये वाली चीज, ये वाली बॉन्ड के साथ, बेंजीन के साथ जो बॉन्ड है, ये इस पूरी चीज को हम फिनाइल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम क्लोरोबेंजीन उठाए, उसको रिएक्ट करें मैग्नीशियम के साथ, बट ये जो है ड्राई ईथर में नहीं होगा, ये होगा THF, टेट्रा हाइड्रोफ्लोरीन। ठीक है, तो हमारे पास फिर वही गिगनार रिएजेंट बन जाएगा, MgCl। तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम ये रिएक्ट होते हैं सोडियम मेटल के साथ। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो अराइल हैलाइड है वो ट्रीट होगा एल्काइल हैलाइड से। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल हमारे पास क्या होगा, जो अल्काइल हैलाइड में हमारा जो एल्काइल ग्रुप है उसकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी हमारे हाइड्रोजन एटम के साथ, तो हमारे पास टोलुइन बन जाएगा। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को कहते हैं वुड्स फिटीग रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी वुड्स फिटीग रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। हमने पीछे वुड्स रिएक्शन की थी। ठीक है, ये वुड्स फिटीग रिएक्शन है। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे हमने अराइल हैलाइड ले लिया क्लोरोबेंजीन, इसमें हमने ऐड किया सोडियम प्लस CH3 बॉन्ड Cl इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये क्या हो जाएगा, ये चीज निकल जाएगी। इसमें क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Cl बॉन्ड CH3, तो हमारे पास ये चीज निकल जाएगी सारी, तो वो NaCl निकल जाएगा, प्लस ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, हमारे पास टोलुइन बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या थी, वुड्स फिटीग रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन में क्या था कि हमारे पास दोनों ही क्या थे, एल्काइल हैलाइड थे। ठीक है, मतलब ये भी यहाँ पे सेम था। ठीक है, मतलब CH3 और CH3 आपस में कंबाइन होता हमारे पास एल्केन बन रहा था। ठीक है,
तो अगर हमने बात करनी हो फटीग रिएक्शन की, नेक्स्ट रिएक्शन है फटीग रिएक्शन, ये भी नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा कि अगर मैं वुड्स को हटा दूं तो हमारे पास फटीग रिएक्शन बन जाएगी। वुड्स में क्या था कि हमारे पास एल्काइल हैलाइड थे, ठीक है, तो फिर वुड्स तो रहा नहीं, मतलब ये भी नहीं रहेगा, तो फटीग रिएक्शन में क्या होगा, सेम सब कुछ होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एराइल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, एल्काइल ग्रुप की सेम हमारे पास कंडीशन है, सब कुछ सेम हो जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा, डाइफिनाइल, ये निकल जाएगा, 2NaCl निकल जाएगा, ठीक है, ये हमने ड्राई ईथर की प्रेजेंस में फिर करनी है सब कुछ सेम कंडीशन पे, तो हमारे पास 2NaCl निकल गया प्लस हमारे पास डाइफिनाइल बन गया, दो बेंजीन आपस में इस सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच भी हमारे पास डाइफिनाइल बन गया। नेक्स्ट हमारी नेमिंग रिएक्शन है उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास जो क्लोरोबेंजीन है उसकी जगह हमने आयोडोबेंजीन लेनी है, सोडियम की जगह हमने लेना है कॉपर पाउडर, ठीक है, तो हमारे पास फिर वही डाइफिनाइल बन जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे है, जैसे ये हमने आयोडोबेंजीन ली, 2 एटम्स ऑफ कॉपर पाउडर, कॉपर एटम, ठीक है, कॉपर पाउडर ले लिया हमने, और हमने फिर आयोडोबेंजीन ली, तो इसमें 2Na निकल जाएगा सेम, ठीक है, इसको हमने हीट किया तो हमारे पास बन जाएगा डाइफिनाइल, ठीक है, प्लस 2Na आ गया, ये हमारा डाइफिनाइल, ठीक है। तो ये नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी, इसमें तीन थी, वुड्स फटीग रिएक्शन, ठीक है, दूसरी थी फटीग रिएक्शन एंड दिस उल्मन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन, अगर हमने हेलोरिन्स की रिडक्शन करनी हो, ठीक है, इनकी रिडक्शन होती है मेनली इनकी प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, अगर वो हमारे पास नहीं है तो हम यूज कर सकते हैं निकल एल्यूमिनियम एलॉय, ठीक है, बट इन दी प्रेजेंस ऑफ ये होता है हमारे पास एल्कलाइन, तो हमारे पास क्या है, फाइनली हाइड्रोकार्बन फॉर्म होता है, ठीक है, और जो हमें ये रिएक्शन होती है मेनली होती है नेसेंट हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो जैसे रिडक्शन जैसे हमने करनी है, क्लोरोबेंजीन है हमारे पास, ये हमने नेसेंट हाइड्रोजन ली, इसमें H2 नहीं है, सिंपल 2H है एटम्स, ठीक है, तो ये इसलिए ये क्या है, नेसेंट हाइड्रोजन है, ये हमने लिया निकल एल्यूमिनियम अलॉय, ठीक है, और एल्किल कंपाउंड है NaOH, तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, ये बेंजीन बन गया हमारे पास, प्लस HCl, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फिर हमने सिंपल रिडक्शन की हेलोरिन की, तो हमारे पास सिंपल क्या होगा, रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, या तो इसकी प्रेजेंस में हो सकती है या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की प्रेजेंस में हो सकती है, ठीक है, और वो होगी नेसेंट हाइड्रोजन की मौजूदगी में, ठीक है, और ये भी हमारे पास होना चाहिए एल्कलाइन, ठीक है, और हमारे पास क्या बन जाएगा, इट इज डायरेक्टली चेंजेस टू हाइड्रोकार्बन, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोरिन्स, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल कोई मॉलिक्यूल के जब अप्रोच जाएगा, ठीक है, जो उस मॉलिक्यूल में जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसकी रिप्लेसमेंट किसके साथ हो जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल के साथ, ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी उसके साथ, इलेक्ट्रोफाइल के साथ सब फंक्शनल ग्रुप की मॉलिक्यूल में, तो वो रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। हेलोरिन्स में क्या ऐसे देखना है, हमने पहले ये केस किया था शुरू में, ठीक है, ये हमारे क्या था, रेजोनेंस स्ट्रक्चर था हेलोरिन का, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए, अब ये भी मैं शुरू में मैंने ये भी बोला था कि जो हैलोजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, इसलिए अगर कोई भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो उनके विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही क्या होगा, अटैच्ड होगा मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस मॉलिक्यूल में क्या है, इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में क्या है कि ये थर्ड और फोर्थ में क्या है कि नेगेटिव चार्ज सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे आए, ठीक है, इस पोजीशन पे। ये वाली पोजीशंस क्या होती हैं, ये वाली ऑर्थो होती हैं और ये वाली क्या होती है, पैरा पोजीशन, इसलिए जो नेगेटिव चार्ज है ऑर्थो पोजीशंस पे और पैरा पोजीशन पे ही आया। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पे है, ऑर्थो वालों पे और पैरा पोजीशन पे ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन लवर होता है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए वो कहाँ पे अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे करेगा, ठीक है, या पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ
इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे ही अटैच्ड होगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा उसके विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये भी आ गया कि अब जो प्रोडक्ट बनेंगे ऑर्थो और पैरा वाले ही बनेंगे। ठीक है, दूसरा केस ये है कि अगर और यहाँ पे देखा जाए कि अगर यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है मतलब ऑर्थो पोजीशन पे कोई अटैक करता है, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे कोई ग्रुप लगा होगा, तो क्या हो जाएगा, स्टील हिंड्रेंस आएगा। ठीक है, इसलिए जो ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं वो ऑर्थो वाले नहीं बनते, वो जो ज्यादा बनते हैं वो पैरा वाले ही प्रोडक्ट बनते हैं। एक ये चीज भी लास्ट में याद रखनी है कि इस केस में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्या है, बेंजीन के साथ क्या है, हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है, और हैलोजन एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसलिए यहाँ पे जो बेंजीन रिंग के ऊपर जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसको क्या करेंगे, वो डीएक्टिवेट करेंगे, मतलब बेंजीन रिंग को क्या करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे, उसको अनस्टेबल करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इससे ले रहे हैं तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है ऑर्थो वाले पोजीशंस पे और पैरा वाले पोजीशंस पे वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो जब डिक्रीज हो जाएगी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस केस में, हैलोजेंस के केस में क्या है, स्लो ही दिखेंगी। देन इन केस ऑफ सिंपल बेंजीन, क्योंकि उस सिंपल बेंजीन में कोई हैलोजन एटम नहीं होगा, तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो होगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इजीली अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली हो पाएगी इन केस ऑफ बेंजीन में। फर्स्ट हम एग्जांपल करते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन भी क्या है, हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो इस केस में हमने, ये हमारी क्लोरोबेंजीन है, हमने इसमें क्लोरीन ऐड की। ठीक है, क्लोरीनेशन कर रहे हैं इसकी दोबारा, तो यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड, फेरिक सोल्ट कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, एनहाइड्रस फेरिक सोल्ट, एनहाइड्रस फेरिक सोल्ट से ले सकते हैं, मैंने फेरिक क्लोराइड लिया, तो हमारे पास बन जाएगा ये, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, प्लस HCl। ठीक है, एक Cl एक ऑर्थो पे लग गया या पैरा पे लग सकता है, और दूसरा Cl जहां जिस पोजीशन पे क्लोरीन लगेगा वहां से हाइड्रोजन भी निकलेगा, तो वो वाला हाइड्रोजन और एक क्लोरीन क्या है, HCl निकल जाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी बोला कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे वो कौन से होंगे, ऑर्थो वाले होंगे, पैरा वाले होंगे, और मैंने ये भी बताया कि कौन से ज्यादा मेजर होंगे, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, पैरा वाला, और माइनर क्या होगा, ऑर्थो वाला। ठीक है, इसका नाम देखना हो तो वो ये 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, तो इसका नाम है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसमें इसका क्या है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये पैरा वाला हो गया, और ये क्या है, ऑर्थो वाला। ठीक है, दूसरा हमारे पास है, अगर हमें नाइट्रेशन करनी हो, नाइट्रेशन ऑफ हेलोजन। ठीक है, तो वो किसकी प्रेजेंस में होती है, नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हमने ले लिया, जैसे हमने क्लोरोबेंजीन फिर ली, इसमें हमने ऐड किया नाइट्रिक एसिड HNO3, वो कॉन्सेंट्रेटेड लिया हमने, और ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ फिर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब एसिड लिए हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मैंने पहले बताया कि जब कोई एसिड डलता है मॉलिक्यूल में, वो उससे क्या रिमूव होता है, वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ पे वाटर तो पहले से ही रिमूव हो गया। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑर्थो वाला कंपाउंड और पैरा वाला कंपाउंड। ठीक है, और मेजर कौन बनेगा, ये पैरा वाला, और ये क्या बनेगा, माइनर, ऑर्थो वाला। ठीक है, इसके विद रिस्पेक्ट टू ये ऑर्थो पोजीशन पे है इसलिए ये ऑर्थो वाला, इसके विद रिस्पेक्ट टू ये वाला ग्रुप नाइट्रो ग्रुप क्या है, पैरा पोजीशन में, इसलिए पैरा वाला ग्रुप है। ठीक है, पैरा वाला कंपाउंड हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये मेजर में, ये माइनर में, इसका नाम क्या है, 1,chloro-2 नाइट्रोबेंजीन, और ये क्या है, 1,chloro-4 नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तीसरा केस लेते हैं, अगर हमें सर्कुलेशन करनी हो, सर्कुलेशन किसकी प्रेजेंस में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, तो हमने क्लोरोबेंजीन ली, इसमें हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, फिर ऐसे डाला, वाटर निकल जाएगा हमारे पास, और हमने इसको हीट किया। ठीक है, वाटर निकल गया, हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर ऑर्थो और पैरा वाले प्रोडक्ट, ये वाला ऑर्थो हो गया, इसके विद रिस्पेक्ट टू ये ऑर्थो वाला हो गया, ऑर्थो वाला कंपाउंड, और दूसरा हो गया पैरा वाला। मेजर ये होगा और माइनर क्या होगा, ये वाला।
ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है ये। नेक्स्ट हमारा है एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। फर्स्ट हम एल्काइलेशन की बात करेंगे कि अगर हम हेलोरीन की एल्काइलेशन करते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास हेलोरीन है, जैसे क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, अगर उसकी हमने एल्काइलेशन करनी हो तो वो कैसे होगी, क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करना पड़ेगा एल्काइल क्लोराइड के साथ, ठीक है, बट इन दी प्रेजेंस ऑफ फेरिक एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारे पास और फिर पैरा वाले प्रोडक्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, उसको हमने ट्रीट कराया मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस फेरिक इन एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा ऑर्थो एंड पैरा वाले प्रोडक्ट। यहां से क्या निकल जाएगा, इस अगर ये इस पोजीशन पे एच है, ठीक है, इस पोजीशन पे भी एच है, यहां से अगर ये अटैच्ड होगा तो यहां से एक एच और सी निकल जाएगा, एच से निकल जाएगा, ठीक है, तो ये CH3 वाला जो पार्ट है यहां पे जुड़ जाएगा प्लस HCl, ठीक है, ये वाला हो गया हमारा ऑर्थो वाला, ये हो गया पैरा, ठीक है। अब ये बनेगा फिर मेजर में और ये बनेगा माइनर में, ठीक है। इसका नाम अगर देखना हो तो ये क्या है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ये हो गया 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एसाइलेशन ऑफ हेलोरीन, ठीक है, तो इसमें भी क्लोरोबेंजीन ली हमने, इसकी रिएक्शन होगा, इसको ट्रीट करना हमने असाइल क्लोराइड के साथ CH3COCl, ठीक है, सेम कंडीशन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो हमारे पास फिर ऑर्थो एंड पैरा वाले कंपाउंड बन जाएंगे प्लस HCl बन जाएगा। ये पैरा वाला है तो मेजर हो गया, ये ऑर्थो है तो माइनर हो गया, ठीक है। इसका नाम हो गया, यहां से शुरुआत करनी है 1 2, ठीक है, ये 1 2 3, ये हो गया हमारे पास 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, और ये हो जाएगा 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है। अब ये जो रिएक्शंस है ये इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, ये रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन हमारे पास है एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, ये है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस आएंगे, ठीक है। ये हमारी होगी फिर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये होगी हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारी ये सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म हो चुकी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसमें हम फर्स्ट बात करेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट की, ठीक है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, जैसे कैसे बनती है हमारे पास, जैसे ये ऑर्डिनरी लाइन है, ये हमारे पास क्या है, ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है। ये मतलब इसमें क्या होता है कि जो इसकी वाइब्रेशन होती है सभी डायरेक्शंस में होती है, ठीक है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे कई सभी डायरेक्शन में होती है ना इसकी, ठीक है, वाइब्रेशन। जब ये सिंपल ऑर्डिनरी लाइट, ये क्या सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वाइब्रेट होती है सभी डायरेक्शंस में, जब ये पास होगी पोलराइजर से, जब ये पोलराइजर से पास होगी ना लाइट, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाती है ऐसे, मतलब सिंपल एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी, या तो सिर्फ एक्स वाले करेगी या वाई वाले या जेड वाले, किसी एक डायरेक्शन में। बाकी जो अदर प्लेन्स होगी वो आपस में क्या होंगे, आपस में पोलराइजर के गुजर जाने के बाद क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ एक ही प्लेन बच जाएगा, और वो उस प्लेन के विद रिस्पेक्ट टू उसके डायरेक्टेड क्या वो वाइब्रेट करेगी लाइट। तो ये हमारी क्या होगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। और ये जो पोलराइजर होगा ये हम मेनली जो यूज करते हैं वो होता है नाइकोल प्रिज्म। जब नाइकोल प्रिज्म में से ऑर्डिनरी लाइट पास होती है, हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ जाती है, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अलोंग क्या है, वाइब्रेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आया था ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं।
ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनी है, अगर वो सब्सटेंस इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं, ठीक है, तो वो वाले सब्सटेंस को कहते हैं हम ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे हमारे पास इसके एग्जांपल है लैक्टिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज एक्सेट्रा, ठीक है। ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंस कौन से होंगे, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या है, रोटेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एग्जांपल जैसे वाटर हो गया, क्लोरोफॉर्म होगी, ठीक है, ये हो गई। अगर तो सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट के अलोंग रोटेट करते हैं, ठीक है। अगर जैसे हमारे पास ये है, अगर ये वाली सब्सटेंस इस लाइट को ऐसे रोटेट कर देते हैं, जैसे पहले ऐसे थी, ठीक है, तो इस तरफ रोटेट कर दिया राइट के अलोंग, ठीक है, तो उस चीज को उसको हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, उस चीज को हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी से या प्लस साइन से, ठीक है। जैसे हमारे पास जो लैक्टिक एसिड है वो क्या करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ क्या है, रोटेट कर देता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी लैटिस एसिड, या हम उसको डी लैक्टिक एसिड से भी लिखते हैं, ठीक है, या हम उसकी जगह प्लस लैक्टिक एसिड भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है कि अगर कोई सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट कर सकता है, ठीक है, तो हम उसको लिखेंगे, जैसे हमारे पास ये है, ये हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी, ये ऐसे रोटेट हो गई है लेफ्ट की तरफ, तो इसको हम कहेंगे लेवो रोटेटरी, यहाँ पे रोटेटरी, ठीक है, ये लेवो रोटेटरी, इसको डिनोट करेंगे स्मॉल एल के साथ, यहाँ माइनस के साथ, ठीक है। हमारे पास है 2 मिथाइल बुटेन 1 और वो क्या करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या है, लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, माइनस ऑफ, ऐसे लिखते हैं, माइनस ऑफ 2 मिथाइल बुटेन 1 और, या हम इसको इसकी जगह एल भी ले सकते हैं, स्मॉल एल 2 मिथाइल बुटेन 1 और, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड है, ठीक है, उसमें क्या है, प्लस और माइनस आइसोमर्स हैं, ठीक है, किसी कंपाउंड के प्लस और माइनस आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं उस चीज को। जैसे हमारे पास है 2 क्लोरोबुटेन, ठीक है, इसका प्लस और माइनस भी आता है हमारे पास आइसो, ये दोनों आइसोमर्स क्या होंगे, 2 क्लोरो प्लस वाला 2 क्लोरोबुटेन और माइनस वाला 2 क्लोरोबुटेन क्या होंगे, आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। अगर हम 2 क्लोरोबुटेन की बात करते हैं, ठीक है, उनका प्लस और माइनस की जैसे बनाते हैं, प्लस और माइनस इसका, ठीक है, ये आपस में क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स है, ठीक है। अगर ये प्लस है तो ये माइनस का होगा, ठीक है, ये आपस में क्या है, हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर देता हूं, हमारे पास मिक्सचर बन जाएगा प्लस और माइनस का, ऐसा कुछ प्लस और माइनस का क्या बन जाएगा, मिक्सचर, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उस मिक्सचर को क्या कहते हैं, रैसिमिक मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। जब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स प्लस और माइनस को मिक्स करते हैं, हमारे पास जो मिक्सचर बनता है उसको हम रैसिमिक मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास दोनों प्लस और माइनस वाली फॉर्म है, ठीक है, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है, ये क्या है, हमारे एक्टिव वाले सब्सटेंस है, ऑप्टिकल एक्टिव वाले सब्सटेंस है। जब ये दोनों प्लस होते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल जो हमारे पास ऑप्टिकल सब्सटेंसेस प्लस माइनस कंबाइन होते हैं, ठीक है, हमारे पास ये मिक्सचर बन गया, ठीक है, और ये जो मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव बन जाता है, ठीक है। और जब हम इसकी ऑप्टिकल रोटेशन की बात करें मिक्सचर की, वो हमारे पास जो आंसर आता है रोटेशन का वो आता है 0। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास अगर ये प्लस की फॉर्म है, ये माइनस की फॉर्म है, अगर दोनों प्लस मिक्स होंगे, ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, रोटेशन में 0 आंसर आएगा। अगर हम प्लस या माइनस की ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस को, ठीक है, चेंज करते हैं रेसिमिक मिक्सचर में, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे रेसिमाइजेशन, ठीक है। अगर बाई चांस हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है, ठीक है, अगर हमने दोबारा रिवर्स में हमने इसको डी और एल में फॉर्म में लेकर आना ऑप्टिकल आइसोमर्स को, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे रेजोल्यूशन,
नेक्स्ट हमारे पास है असिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन। ठीक है, वो क्या होता है कि जैसे हम इसकी एग्जांपल, यही एग्जांपल लेते हैं, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है। ठीक है, कोई भी सेम नहीं है। ठीक है, कि वो कार्बन जिसके साथ अलग अलग एटम्स या ग्रुप अटैच्ड होते हैं वो क्या होता है, असिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये वाला कार्बन क्या है, असिमेट्रिक कार्बन है या कायरल कार्बन है। इस चीज को इसको चीज को ये वाले कायरल जो कार्बन एटम है, इसको हम स्टीरियो सेंटर भी कहते हैं। ठीक है, ये स्टीरियो सेंटर है। तो स्टीरियो सेंटर में क्या होता है कि जो अब ये जो असिमेट्रिक कार्बन एटम है, इसकी वजह से क्या है कि इस मॉलिक्यूल में क्या होगा, जो सिमेट्री होगी वो क्या होगी, देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर हम सिमेट्री की बात करें, अगर हम इसको बीच में से काटे हैं, ठीक है, तो ये सिमेट्री बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, असिमेट्री की वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है हमारे पास, इसमें क्या असिमेट्रिक कार्बन है, ठीक है, कायरल कार्बन है, इसकी वजह से क्या है कि इसकी जो सिमेट्री तो है नहीं। ठीक है, फिर ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है। ठीक है, इनएक्टिव नहीं। ये क्या करेगा, फिर जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अब इसी से गुजरेगी तो वो क्या कर देगा, उसको रोटेट कर देगा लेफ्ट या राइट। ठीक है, अगर इस मॉलिक्यूल के सामने एक मिरर रख देता हूं ऐसे, ये मिरर है। ठीक है, अगर इस मॉलिक्यूल के आगे मैं मिरर रख देता हूं तो इसकी जो इमेज बनेगी वो ऐसी बनेगी, उल्टी बनेगी ना इसको। ठीक है, तो वो वाली इमेजेस जो आपस में मिरर में नॉन सुपर इम्पोजिबल होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, कायरल। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, कायरल, या उस प्रोसेस को हम कहते हैं कायरलिटी। ठीक है, एक चीज और भी कहते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, इनएंशियोमर्स होते हैं। ठीक है, वो सब्सटेंसेस जो आपस में क्या नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस हों, वो वाले कंपाउंड्स हो क्या कहते हैं, वो क्या होते हैं, इनएंशियोमर्स होते हैं। ठीक है, इसलिए आपस में क्या है, इनएंशियोमर्स है। ठीक है, ये इसकी मिरर इमेज है। ठीक है, और आपस में क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। इसका मतलब जैसे हमारे पास P है, जैसे इसके आगे मैं इमेज रख देता हूं तो इसकी इमेज ऐसे बनेगी उल्टी। जब ये दोनों मिक्स होंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, इसको मैं इसके ऊपर रखूंगा तो ऐसे बनेगा। आपस में अच्छी तरह ओवरलैप नहीं हो पाए। ठीक है, जो आपस में अच्छी तरह ओवरलैप नहीं होते, ठीक है, वो क्या होते हैं हमारे पास, कायरल। ठीक है, और ये क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस। ठीक है, जैसे दूसरी एग्जांपल में ए है हमारे पास, उसके सामने मैंने मिरर रखा तो हमारे पास ए ही बनेगा, तो ए के ऊपर ए रखा गया तो ऐसे ही बनेगा, अच्छे तरीके से ओवरलैप हो जाएगा। तो ये हमारे पास होगा अकायरल। ठीक है, और ये होगा सुपर इम्पोजिबल, नॉन नहीं होगा, ये सुपर इम्पोजिबल इमेजेस होंगी आपस में। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर हमने चेक करना हो कि कोई मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल है, मतलब उसकी सुपर इम्पोसिबिलिटी चेक करनी हो कि वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है या सुपर इम्पोजिबल है अपनी मिरर इमेजेस पे। ठीक है, कैसे चेक करते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, प्रोपेन 2O। ठीक है, इसके आगे मैंने मिरर रखा। ठीक है, ये हमारा मिरर हो गया, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, ये बनेगी इसकी मिरर इमेज। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट टू अगर मैं इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पे रोटेट कर दूं, ठीक है, 180 डिग्री पे मैं रोटेट कर दूं, इसको घुमा दो 180 डिग्री पे, तो हमारे पास ये बनेगा। ठीक है, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो इसको मैंने 180 डिग्री पे रोटेट किया तो हमारे पास यही दोबारा बन गया ना। ठीक है, तो आपस में दोनों क्या है, सुपर इम्पोजिबल है। ठीक है, आपस में क्या है, दोनों सुपर इम्पोजिबल है। ठीक है, सो इसलिए ये जो मॉलिक्यूल है जो सुपर इम्पोजिबल होता है वो क्या होता है, अकायरल होता है। इसलिए प्रोपेन 2 क्या है, हमारा अकायरल मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये क्या है, अकायरल मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये अगर इन दोनों की बात करें, ये दोनों आपस में क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ठीक है, मिरर इमेजेस। ठीक है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या है, इनएंशियोमर्स है।
अगर दूसरा मॉलिक्यूल लूं मैं बुटेन 2 और उसकी हमने सुपर इम्पॉसिबिलिटी चेक करनी हो तो जैसे इसकी मिरर इमेजेस बनेगी हमारे पास ये, ठीक है। फिर मैंने इसको 180 डिग्री पे रोटेट किया, ठीक है। ये मेथड है कि पहले मिरर इमेजेस बनानी, फिर 1 डिग्री पे क्या करना है, उस मॉलिक्यूल को रोटेट करना है। फिर हमें पता लगेगा कि जो ये वाला मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, थर्ड वाला स्टेज में, वो आपस में सुपर इम्पोसिबल होंगे पहले वाले के साथ कि नहीं, ठीक है। तो इसका जो बनेगा वो हमारे पास बनेगा 1 डिग्री पे, ठीक है। अब ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो C बॉन्ड OH है ये तो सेम है, ये आपस में क्या हो सकते हैं, ओवरलैप हो जाएंगे इससे अच्छे तरीके से, ठीक है, सुपर इम्पोसिबल हो जाएंगे ये वाली पोजीशन से। बट यहाँ पे क्या ये इसके साथ में नहीं हो सकता, ये दोनों आपस में डिफरेंट हो गए, ठीक है। ये भी आपस में डिफरेंट हो गए, H और H सेम है, ठीक है, मतलब ये चीजें ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, दोनों आपस में क्या है, चेंज है, ठीक है। मतलब ये आपस में क्या होंगे, फिर ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल A और B, A और C क्या होंगे आपस में नॉन सुपर इम्पोसिबल, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोसिबल होंगे। इसलिए जो बुटेन 2 और वाला मॉलिक्यूल ये क्या होगा, कायरल होगा, ठीक है। ऐसे चेक करनी है कि पहले मॉलिक्यूल लिया, उसकी मिरर इमेजेस बनाई, उसको 1 डिग्री पे रोटेट किया, फिर चेक करना है कि ये लास्ट वाला और पहला वाला अगर सुपर इम्पोसिबल होगा देन वो क्या होगा हमारे पास कायरल, अगर नॉन सुपर इम्पोसिबल होंगे देन वो क्या होगा हमारे पास कायरल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डिसिमेट्री एंड प्लेनोसिमेट्री। प्लेनोसिमेट्री क्या होती है, इमेजिनरी प्लेन होता है, ठीक है। ये क्या करता है, किसी भी मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट में पास होता है जब, ठीक है, तो वो उस मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब ये जो दो पार्ट्स में डिवाइड जब हो जाते हैं, एक पार्ट क्या है, दूसरे पार्ट क्या होना चाहिए, मिरर इमेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल है, जैसे डेली लाइफ में जैसे हमारे पास ये चाय है, चाय का कप है, ठीक है। अगर हम इसको बीच में से ऐसे काटते हैं, ऐसे, ये सब कुछ ना इमेजिनरी, ये प्रैक्टिकल है। जब इसमें से हम पास कर देते हैं प्लेनोसिमेट्री, ठीक है, तो क्या होता है कि पिछले वाला पार्ट पिछला हो जाता है, आगे वाला पार्ट ऐसे आया था ना, ये इमेजिन कर लेते हैं। तो जब हम इस आगे वाले पार्ट को मिरर के आगे रखते हैं तो पिछले वाला पार्ट ऐसे बन जाता है ना, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है, ये वाली जो चीज है जिसमें ये जो ऑब्जेक्ट है जिसमें प्लेनोसिमेट्री आ गई है, और प्लेनोसिमेट्री से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक पार्ट का दूसरे पार्ट का क्या होना चाहिए, मिरर इमेजेस होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें हैंड की, ठीक है, अगर इसमें से प्लेनोसिमेट्री पास हो जाती है ऐसे, तो इसमें सिमेट्री तो आएगी नहीं, ठीक है। मतलब इसका अगर इस पार्ट की मैं बात करूं, ठीक है, अगर इस पार्ट की मैं मिरर इमेजेस की बात करूं तो ये बनेगी, ठीक है। बट इसमें क्या ये दोनों आपस में सेम नहीं हुए, ठीक है, इसमें क्या ये दोनों तो सेम है, ठीक है, बट इसमें ये चीज और ये चीज डिफरेंट आ गई, ठीक है। तो ये क्या इसमें प्लेनोसिमेट्री नहीं आएगी, ठीक है, इसमें प्लेनोसिमेट्री आ चुकी है, ठीक है। ये क्या प्लेनोसिमेट्री है इसमें, ठीक है। इसमें हैंड में क्या प्लेनोसिमेट्री नहीं आती है। अगर मैं किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल लूं, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी प्लेनोसिमेट्री देखूं तो सिंपल आ जाएगी प्लेनोसिमेट्री, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, सेम है आपस में, ठीक है। तो इसका जो पार्ट होगा, इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, ये वाला पार्ट की मिरर इमेज बनेगी। तो इसमें ये भी क्या हमारे पास प्लेनोसिमेट्री है, ठीक है। अगर बाई चांस मैं इसकी जगह पे ये यहाँ पे C2H5 ले लेता हूं, ठीक है, और यहाँ पे OH ले लेता हूं, ठीक है, कुछ भी ले लो, तो जब मैं इसमें से पास करूंगा इमेजिनरी प्लेन, ठीक है, तो इसमें सिमेट्री तो आएगी नहीं, क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या, इस वाले मॉलिक्यूल में क्या होगी, नो प्लेनोसिमेट्री हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सा था हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिटेंशन और कॉन्फ़िगरेशन। हमने SN2 मैकेनिज्म में रिएक्शन में पढ़ा था इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। वो आपस में दोनों क्या डिफरेंट है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल से लेते हैं, जैसे
रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, सब कुछ सेम होगा, बॉन्ड सब कुछ सेम रहेंगे, ठीक है। जैसे ही कोई स्पीसीज ऐड हो रही है वैसे यहां से निकल जाएगी उससे, ठीक है। मतलब क्या ये जैसे हमारे पास ये स्टीरियो सेंटर है, ठीक है, असिमेट्रिक कार्बन है, इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स या एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस स्टीरियो सेंटर के अलोंग कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा रिएक्शन के ड्यूरिंग, ठीक है। ड्यूरिंग द रिएक्शन इस स्टीरियो सेंटर के विद रिस्पेक्ट टू कोई भी बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारी प्रोडक्ट की वो एज इट इज बिल्कुल सेम आएगी जैसे हमारी कॉन्फ़िगरेशन है रिएक्टेंट की, ठीक है। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में क्या है कि जो कॉन्फ़िगरेशन है प्रोडक्ट की वो पूरी टोटली सेम होगी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिएक्टेंट से, ठीक है। अब हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और तीसरा हमने रेसिमाइजेशन पढ़ा है। इन तीनों को हम, ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ये हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, हमने इसमें ऐड किया Y, इसमें हमने ऐड किया Y, ठीक है। ये हमारा रूट है फर्स्ट, रूट फर्स्ट है हमारा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये चीज होगी, अब इसमें क्या है कि कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, प्रोडक्ट में भी ये जो रिएक्टेंट था, ठीक है, सिंपल X की जगह क्या है Y ऐड हो गया, ठीक है। तो ये वाली क्या चीज है, मतलब ये रिएक्शन कैसे हुई है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है इसमें, ठीक है। ये रूट फर्स्ट में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। अगर इस मॉलिक्यूल का रूट सेकंड में लूं और इसमें Y ऐड कर दूं फिर, ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या है, इन्वर्जन होगी ना, ये इस तरफ थे ये वाली चीजें, ठीक है, ये इस तरफ आ गई लेफ्ट की तरफ, और ये इस तरफ था हमारे पास लेफ्ट की तरफ, ये राइट की तरफ आ गया। तो इसमें जो है ये जो रिएक्शन वो हुई है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से, ये हमारी होगी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से, ये थी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन थे, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, ये आपस में क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेजेस है ना, आपस में इनेंशियोमर्स हैं, ठीक है। जब ये प्लस है मान लेंगे, नेगेटिव है, तो जब मैं दोनों को कंबाइन करता हूं हमारे पास मिक्सचर बन जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। सो अगर ये A है हमारा और ये B है और ये C है, ठीक है। सो B प्लस C इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। और ये E और C आपस में क्या है, ये क्या है, C हमारा है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से और B हमारा क्या है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से रिएक्शन है हमारे पास। ये आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर के पूरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका हुआ है, एल्केन्स हेलोनेंस, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज शेयर, लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।